अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम चौहान, आपका मेजबान ब्यूटीफायर विद चौहान प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान के अंदर आर्ट को प्रमोट करते हैं, हुनरमंद को प्रमोट करते हैं और हमारे ये प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के जितने हमारे बहनें, भाई, बच्चे, जिस चीज़ के पास जो आर्ट है, जो स्किल्स है, वो हम दुनिया को दिखाएं। क्योंकि दुनिया के अंदर स्किल्स को बहुत माना जाता है, बहुत प्रमोट किया जाता है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान के अंदर हम डिग्रीज को ज़्यादा फोकियत देते हैं और स्किल्स को कम, जबकि स्किल्स पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग अच्छी निगाह से देखते हैं। स्किल्स किसी चीज़ की भी हो, वो अगर फर्नीचर डिज़ाइनिंग की स्किल्स है, वो अगर छत डिज़ाइनिंग की स्किल्स है, वो अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की स्किल्स है, अगर वो पेंटिंग की स्किल्स है, या वो मेकअप आर्टिस्ट की स्किल है, या वो हेयर आर्टिस्ट की स्किल है, तो ये सारे स्किल्स पूरी दुनिया में बहुत माने जाते हैं। अब तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी इसको बहुत फ़रोग मिल रहा है और लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ घर बैठे हुए उन लोगों को बहुत ज़्यादा हौसला देना कि आप सिर्फ तालीम के बलबूते पे मत बैठे रहें, स्किल्स को अपनाएं। और पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा हैं और बजाय रोना रोने के बेरोज़गारी का कि एजुकेशन करके डिग्री लेके फारिग बैठे हुए माँ बाप पे बोझ हैं, पाकिस्तान पे बोझ हैं, मुआशरे पे बोझ हैं, आइए स्किल्स लें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आप एक सिर्फ ईगो को लेके मत बैठे रहें। ईगो क्या है कि मैं कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। छोटा काम कोई नहीं होता, इंसान का किरदार छोटा और बड़ा कर देता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो मुआशरे के अंदर, बरादरी के अंदर, खानदान के अंदर, फैमिली के अंदर, छोटे हो जाते हो, वो कोई भी क्रिमिनल काम हो। और अगर आप कोई ऐसा काम कर जाते हो जो कि फख्र वाला है, तो अपने आप को बड़ा कर जाते हो। वो कहीं भी आप हैं तो साबित हुआ कि कोई काम बुरा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। ये इंसान का अपना किरदार है, वो चाहे तो छोटा कर ले ऐसे कामों में, चाहे तो बहुत बड़ा कर ले। तो स्किल्स की वैल्यू थी, वैल्यू है और वैल्यू रहेगी। हमारा प्रोग्राम स्किल्स के ऊपर है। आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और पूरे पाकिस्तान में उनका भी स्किल्स बहुत माना जाता है। मेरी मुराद जिनका मैं तारीफ करवाने जा रहा हूं, हमारी हेयर कंसल्टेंट, हेयर आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, बहुत ही नाम है। और मैं समझता हूं कि किसी भी काम में नाम बनाना छोटी बात नहीं होती। तो मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूंगा मैडम अनाया भट्टी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में आपको। थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान हैं स्टूडियो में आज मौजूद, सरायकी पट्टी के बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट। अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों को हुनर और उससे बहुत नवाजा हुआ है, लेकिन सरायकी पट्टी तो खैर खास तौर पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है आर्ट को। वो शायरी हो, वो सिंगिंग हो, वो हुनर हो, वो आर्ट हो, तो पाकिस्तान के साथ पूरी इस पट्टी में बहुत अहम किरदार अदा किया। आज हमारे दूसरे गेस्ट हैं, बहुत ही अच्छी पेंटिंग करने वाले हमारे आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग की, बहुत सारा नाम बनाया और आज तक वो काम करते हैं। जनाब अय्याज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद आपको भी हमारे प्रोग्राम ब्यूटीफायर विद चौहान में। तो हम बात करेंगे मैडम अनाया भट्टी साहिबा से। अनाया, कब से इस फील्ड में हैं आप? मैं ऑलमोस्ट 2013 से हूँ इस फील्ड में। यानी 2013 से आप इस फील्ड में। आपने हेयर को क्यों चुना, जबकि लोग तो बहुत सारी ऐसी फील्ड चुनते हैं, मेकअप की चुनते हैं, दूसरी चीजें चुनते हैं, आपको हेयर क्यों ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे टेक्निकल काम करने में इंटरेस्ट है। तो मेकअप तो एक आर्ट है ना, कभी भी आपका यहाँ से ख़राब हुआ आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन हेयर एक टेक्निकल वर्क है। तो मेरा मानना था कि मुझे, मेरा पैशन था एक हेयर पे काम करना। गुड। तो मैंने प्रॉपर हेयर पे स्टडी की कोलालमपुर मलेशिया से, ब्यूटी स्किल्स अकेडमी से। तो फिर मैं प्रॉपर हेयर को स्टडी करके फिर मैं जो है वो हेयर में आई थी। आज अपनी जितनी स्टडी की हुई है, मैं अपने नाजरीन से आपकी बातें शेयर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि नाजरीन जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान में बहुत स्किल्स वाले लोग हैं और पढ़ के आए हैं, डिग्रीज लेके आए हैं। ये वो दौर नहीं रह गया
कि आप सीनी सुनाई बात पे सीना बसीना काम सीखें, तो आज बाकायदा डॉक्टर हैं ये बालों की, जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ और कर रहे हैं अनाया भट्टी साहिबा से। जी, आप बताएंगी कि पाकिस्तान में और बाहर की एजुकेशन में क्या फ़र्क है, कैसे सीख के आई, अब कैसे किया? पाकिस्तान में तुक्केबाजियों में काम चलता है, सॉरी टू से, लेकिन बाहर आपको प्रॉपर थ्योरी के साथ स्टडी कराई जाती है, और सेकंडली ये कि आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है और आपको डिफरेंट कलर से प्रैक्टिकल कराया जाता है। और पाकिस्तान में अगर आप करते हो, यहाँ मतलब स्टडी तो कहीं से भी आप करें, स्टडी बुरी चीज़ नहीं है, आपको करनी चाहिए। और प्रॉपर मैं कहती हूँ जिस स्किल्स को भी आप कैच करते हैं उसकी प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं जब गई थी स्टडी के लिए, बाहर गई थी, तो मुझे प्रॉपर उन्होंने अब मतलब प्रैक्टिकल इसी तरह से पिगमेंट्स पे कराया था, ना कि मुझे कलर पे प्रैक्टिकल कराया गया। मुझे पिगमेंट्स पे प्रैक्टिकल कराया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सामने अब कोई भी ब्रांड ले आए तो मुझे मसला नहीं होता उस पर काम करने में। मैं हर तरह के केमिकल पे वर्क कर सकती हूँ, लाइक मैं लोकल से लोकल ब्रांड पे भी वर्क कर सकती हूँ और हायर से हाईएस्ट ब्रांड पे भी वर्क कर सकती हूँ। थोड़ा सा पिगमेंटेशन के बारे में बताएंगी कि बालों के अंदर कौन कौन सी पिगमेंटेशन होती है जो हमें वर्क के बाद बाहर नुमाया नजर आती है? सबसे पहले तो हमें रेड पिगमेंट फेस करनी पड़ती है, जो एशियंस में मोस्टली पाई जाती है रेड पिगमेंट। उसके बाद हमारी आ जाती है रेड कॉपर पिगमेंट आ जाती है, येलो पिगमेंट, और ये तो एक एंड का काम है ना। हमारे एशियंस में बहुत आजकल हमारी जो ख़वातीन है मेटालिक डाइज बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और इनको फेस करना बहुत मुश्किल है, और सबसे पहले तो हमें फेस करना ही रेड पिगमेंट को पड़ता है। रेड पिगमेंट्स, हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा नॉलेज दीजिएगा, रेड पिगमेंट्स को नंबर एक तो क्यों निकलती है ज़्यादा, और फिर अगर आ जाती है तो उसको हमने कंट्रोल कैसे करना होता है? रेड पिगमेंट को कंट्रोल करने के लिए जब भी आपने, सबसे पहले ये है कि अगर आपकी कोई रेड पिगमेंट निकलती है तो उसको जो है, हमारे एशियंस के बालों में मोस्टली पाई ही रेड पिगमेंट जाती है, ठीक है। और इसको जब अगर केमिकल वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो कलर सिलेक्शन है ना, हमें सबसे पहले देखना चाहिए या तो उसमें हमारे 2 का आफ्टर जो पॉइंट के आफ्टर डिजिट जो आता है, हमारा 2 नंबर का सिलेक्शन करना चाहिए। लाइक अगर मैं कर रही हूँ किसी क्लाइंट के बाल, उसका 5 नंबर का मेरे पास बाल आ जाता है और वो चाह कूल टोन चाह रहा होता है, अगर मैं उसका सिलेक्शन ही कर लूँगी 5.5 का या 6.5 का, तो मुझे ऑलरेडी उसके बालों में रेड पिगमेंट है, तो अब मुझे 100% श्योर हूँ कि मुझे उसकी रेड पिगमेंट आगे जाके भी फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि जो हमारे कलर की सिलेक्शन होती है ना, उसमें कूल टोन का जो है वो एडिशन हो। नाज़रीन, ये कितनी खूबसूरत बात कही है उन्होंने, कूल टोन। यानी कूल टोन किस बालों पे होती है और हॉट टोन किस बालों पे होती है, ये थोड़ा सा बताएंगे कि कूल और एंड हॉट में क्या फ़र्क है? जो हॉट पिगमेंट्स होती हैं, कलर्स होते हैं, वो वेरी डार्कर होते हैं, और जो कूल टोन्स होती हैं वो वेरी लाइटर होती है। और जो हमारी डार्कर टोन्स होती हैं उसके ऊपर हम लाइटर नहीं कर सकते, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और हमारी जो लाइटर पिगमेंट्स होती हैं उस पर हम डार्कर कर सकते हैं, वो डिपॉजिटिंग भी यानी उसकी कि बहुत ईजी ये है। भी बात है, और जो कलर्स होते हैं मेरा ख्याल डार्क कलर के ऊपर लाइटर शेड भी अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं लगते यानी हैं। डार्क कलर के ऊपर अगर ऐश ब्लॉन्ड करेंगे तो हाँ नहीं, बिल्कुल, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि कूल के ऊपर हॉट और हॉट के ऊपर हॉट कूल। के ऊपर तो कूल। ये नाज़रीन बहुत अहम बात है कि आप जब कलर्स करते हैं तो आपने कलर्स टोन को मद्देनजर रखना है, फिर बालों के टोन को उसके मुताबिक मैच करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बाहर की दुनिया में आपने बताया कि इस तरह का बालों को चेक कैसे करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो बाहर की दुनिया में कैसे सिखाया गया आपको कि बालों को चेक कैसे करें? बाहर सबसे पहले हमें हेयर प्रोस्टी पढ़ाई गई है कि हमने प्रोस्टी को पढ़ना है। क्या है, मैं सब कुछ पूछना चाहूंगा आज आपसे कैमरे के सामने, क्या हेयर प्रोस क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है? जब हमारे बाल में लो प्रोस्टी का हेयर होगा, उस पर हमारा जो लाइटर शेड, जैसे हम एशियंस को बहुत क्रेज होता है लाइटर शेड का, लो प्रोस्टी हेयर पे हम लाइटर कलर बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। वो बालों की हेल्थ जो होती है ना, बहुत इंप्रूव होती है उससे, लाइक वो बाल हेल्दी बाल होता है, ठीक है। हाई प्रोस्टी बाल होता है वो बहुत, हमारा जो बाल होता है ना वो कह लें कि बहुत डैमेज हेयर होता है। ज़रूरी नहीं कि आप कलर करा रहे हैं तो आपका बाल डैमेज है। जैसे हमारी लेडीज़ होम रेमेडी करती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हमारे बालों हमारी पे, डाइट अच्छी नहीं होती है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल इस तरह से। और वेदर ऐसा होता है कि वेदर किसी भी, जगह पे हॉट बहुत ज्यादा सूरज होता है, सन रेज होता बिल्कुल है, बाल। सन रेज भी यस। बालों को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बाल डैमेज है तो आपने कलर ट्रीटमेंट कभी नहीं लिया, कभी कलर ट्रीट नहीं बालों को किया, तो आपका बाल इस वजह से जो है डैमेज है। यानी केमिकल के अलावा भी बाल डैमेज होता है, होता है। और आपकी डाइट के ऊपर भी उसका असर है, उसका पोल्यूशन डस्ट के ऊपर भी असर है। बिल्कुल। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आर्ट, बहुत अच्छा आर्ट के हुनरमंद हैं, जैसे हम हुनरमंद को ही प्रमोट करते हैं। तो ये सारी पेंटिंग नाजरीन जो मेरे सामने पड़ी हुई, इनके हाथ का आर्ट है और इनके हाथ का हुस्न है। अयाज खान, अयाज खान कब से ये काम शुरू किया, जरा बताएं हमारे नाजरीन को। मैंने ये काम शुरू किया था 72 में। 72 से शुरू जी किया। जी। तो ये शौकिया है या प्रोफेशनली है? नहीं, प्रोफेशनल शौकिया, पहले तो शौक था। ओके। शौक की वजह से ये सारी स्किल पैदा होती है, इंसान आता है उसमें। मैं फिर NCA में गया, वहाँ मैंने पढ़ा। सही। उसके बाद फिर मैंने जो अपने तौर पे
इसको अपनाया नहीं, लेकिन शौक है। मैं क्या चीजों पेंटिंग को करता उजागर हूँ। करते हैं आप, यानी कि कल्चर को प्रमोट करते हैं आप, एलिमेंट्स को प्रमोट करते हैं, ये आप इंसानों की तस्वीरों को प्रमोट क्या करते हैं आप, अक्कासी क्या करते मुझे सबसे ज़्यादा लैंडस्केप अच्छा लगता है, स्टिल लाइफ अच्छा लगता है, हैं? और उसके साथ जो है और चीज़ें भी हैं, यानी कि और बहुत सी जो आंखों को अच्छी लगती हैं, वो इंसान जो है यानी ना। जहां पे कोई चीज अच्छी लगती है आप उसको अपनी आंखों में, दिमाग में हाँ बसा हाँ, लेते हैं बिल्कुल, मैं कि अपने मैंने ये बनाना है। हाँ, जहन में बनाता हूँ। अब मेरी ये जो पेंटिंग्स हैं, ये टोटल जो है मैंने देखा हुआ है, और उसको फिर मैंने कैनवस पे मुंतकिल किया अपने ऐसे जहन से कैनवस में कि मैंने मुंतकिल करते हैं दिमाग से निकाल के। निकाल ये के। आजकल के दिमाग तो ऐसे काम ही नहीं करते, ये तो शायद आपका दिमाग काम कर गया। आजकल तो कंप्यूटर ने और मोबाइल ने हमारे दिमाग छोटे कर दिए हैं, यानी काम करने में नहीं, वैसे वैसे मेमोरीज नहीं, वाइज कम हो हाँ गए। बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा टेक्निक आ गई है, कंप्यूटर इसमें जो बता देते हैं, ये जो आजकल मीडिया है हाँ उसमें, हाँ। तो उसमें तो थोड़ा इसमें सा ऑयल आसानी हो पेंटिंग जाती भी होता है, वाटर पेंटिंग भी होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप ऑयल पेंट करते हैं या वाटर पेंट से ज्यादा काम? मैं ऑयल पेंट ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप ऑयल पेंट पसंद करते जी हैं? जी, और करता भी यही हूँ। वाटर कलर मैंने किया था, लेकिन वो थोड़ा उस पर कंट्रोल मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, क्योंकि वो पानी मिक्स ज़्यादा हो जाता है। उसकी अपनी एक टेक्निक है जो ख़ास। टेक्निक्स है, हाँ, लेकिन ये मुझे ये ज़्यादा सूट करती है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी ज्यादा लगती है। आपको आसान लगता है, हाँ बिल्कुल या ऐसे। आप इसके ऊपर ज्यादा वो वर्किंग कर लेते हैं? जी जी, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे। तो बातें होती रहेंगी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इसको जरा क्लोज करके दिखाएं कि किस किस चीज की अक्कासी की हुई है इन्होंने। और ये देखिए, ये तो मेरा ख्याल है मुल्तान का, मुल्तान का, ये हाँ। क्या कहते हैं, इसको क्या नाम है? ये जो मुल्तान का जो किला है, किला जहाँ पे कासिम 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 बाग। कासिम बाग का हाँ। ये तस्वीर है। और शाहरुख ने आलम साहब का दरबार है, ये उसका मेन गेट है। ये शाहरुख ने आलम साहब का मज़ार है, और उसका ये गेट है जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। ये मैं इसको सामने करूंगा ज़रा, और ये देखें कि ये इनकी कासी पेंटिंग की कितनी खूबसूरत है, और ये आर्ट को प्रमोट करने वाले हमारे दोस्त हैं, ये आपके सामने हैं। और ये साथ एक इनकी कासी करदा दूसरी तस्वीर, ये भी मेरा ख्याल है कोई पुराना कल्चर है जो आप हाँ, दिखा रहे हैं। ये मुल्तान की एक पुरानी गली है, मुल्तान की एक स्ट्रीट है स्ट्रीट है। जिसके हाँ आपने डोर और विंडोज, हाँ, यानी वो जैसे मैंने खिड़कियां और मैंने देखा दरवाजे, था। वहाँ तो अब खड़ के बंदा नहीं बना सकता ना, तो वहाँ मैंने देखा था, फिर उसको मैंने कैनवस पे जो है ना। फिर उस पे कैनवस पे कन्वर्ट किया। जी। कितना खूबसूरत आर्ट है नाजरीन। आर्ट कोई भी हो, वो बहुत दिमागी तौर पे काम करना पड़ता है, बहुत उस पर मेहनत करनी पड़ती है, और कोई भी आर्ट हो। और आर्ट हर बंदे के बस की बात भी नहीं होती। कोई भी काम करता है, अब टेक्निकल काम, हेयर का काम, बालों का काम, कोई भी काम है तो बड़ा इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि इस प्रोग्राम को लॉरेंज कंपनी ने जो है वो स्पॉन्सर किया हुआ है, लॉरेंज की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, जैसे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, और आप इसके अंदर ये हमारा पूरा पैकेज पड़ा हुआ है जो कि 40,000 के करीब ये चीज़ें बनती हैं, जिसके अंदर इनका 1250 ml का रिबॉन्डिंग है। इसके बाद एक कैराटिन का कंप्लीटली सेट है 300 ml का। इसके अंदर मैनी पैडी का पूरा फेशियल सेट है। उसके बाद स्किन की बहुत सारी केयर है, और होम केयर है, सीरम्स हैं, और कलर्स भी है, और लॉरेंज का जो कि 120 ml है, और ये और इसका डेवलपर, ये पूरी रेंज बनती है 45,000 की। लेकिन आपके लिए, प्रोग्राम देखने वालों के लिए, ये सिर्फ 30,000 में आपको मिल रहा है, और 30,000 के साथ 10,000 वाला FF का बड़ा फेशियल सेट आपको बिल्कुल फ्री। फौरी तौर पे आप राब्ता करें जो नंबर चल रहे हैं, ताकि इस पैकेज से फायदा उठाएं, और 40 से 50,000 वाली डील ओनली 30,000 पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और आपको मिलेगी होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। जी, तो बात हो रही थी अनाया भट्टी साहबा, आपने कितने अरसे से लोगों के बाल बहुत बहुत अच्छा काम किया है, हेयर स्टाइलर्स। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? आजकल वैसे जो है कलर जो है कूल टोन्स का ही फैशन है, लाइक उसमें लाइलेक ग्रे में आ जाए, ग्रे कलर्स में आ जाए, ग्रे की सीरीज ज़्यादा चल रही हैं। नहीं, बलियाज चल रहा है, ओमरे अच्छा, सोमरे चल रहा है, लो लाइट चल रहा है, हाईलाइट चल रहा है, क्या ट्रेंड है? वैसे तो मिक्सअप ही लोग करवाते हैं, लेकिन बालियाज ट्रेंडिंग में है। बलियाज ट्रेनिंग। अच्छा, बालियाज आप इससे बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारी बहुत सारे सैलून वालों को बलियाज की टेक्निक्स का ही नहीं पता। कोई हाँ, मोटी स्ट्रीक करके बलियाज का कह रहा है, कोई बारीक स्ट्रीक करके बलियाज कह रहा है, कोई सिर्फ 2 क्वार्टर्स कलर को करके बलियाज कह रहा है, कोई 3 क्वार्टर करके कह रहा है, और कोई तो 3D कलर को बलियाज कह रहा है। तो आप थोड़ा सा बताएंगी असल में बलियाज की शेप क्या होती है?
बालियाज बेसिकली जो बालियाज है वो 3 टोन्स में होता है, 3D इफेक्ट आता है उसमें। जैसे हमारे रूट्स हैं वो डार्कर शेड के होते हैं, थोड़ा सा मिड में है, थोड़े लाइटर और ऊपर ब्लेंडिंग में आता है, और नीचे बिल्कुल जो आपका कलर जो है ना 3D इफेक्ट देता है। अगर आप कूल टोन में जा रहे हैं तो टोटली नीचे ग्रे का कलर आएगा, और ऊपर जाते जाते ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल जो हमारा टॉप होता है वो डार्कर शेड में होता है। वो आपकी अपनी सिलेक्शन है कि आप किस कलर के साथ कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। तो जो लाइनों में लोग कर रहे होते हैं तो उसको भी बालियाज कहते हैं, तो नहीं, उसको वो क्या? बालियाज नहीं है। बालियाज बेसिकली हमारा फुल टिल्जिंग पे होता है, ठीक है, एयर टच टेक्निक पे भी होता है, लेकिन ये है कि बालियाज फुली 3D इफेक्ट ही देता है। लेकिन 3D इफेक्ट का ये मतलब नहीं है कि लाइनें मोटी मोटी हो, बिल्कुल टॉप से स्टार्ट होके एंड से जाता है, या एंड से क्या है कि टॉप पे जाता है। नाजरीन, ये बहुत वाजिया बात करनी जरूरी थी कि बालियाज है क्या चीज। बेसिकली ये पहला जो इसका नाम था उसे 3D कहते थे कि एक ही कलर है लेकिन वो 3 शेप में नजर आ रहा है और एक ही शेड, लाइटर लाइटर डार्कर डार्कर डार्कर। लेकिन हमने न्यू टेक्निक्स में इसका नाम बालियाज निकाला, और बालियाज में भी हर बंदा अपनी टेक्निक से कर रहा है, जबकि जो हमें पढ़ाया गया, जो दिखाया गया, उसकी टेक्निक जैसा कि बता रही है अनाया वो सेम है, ऐसी है। बालों को काम करते वक्त, केमिकल करते वक्त किस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए? सबसे पहले तो बालों को रखना चाहिए। बालों के बाद जो हमारा उसका डेवलपर का सिलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। क्या? जैसे कि मोस्टली सैलून्स वाली हैं, सॉरी टू से कि मोस्टली सैलून्स वाली हैं डायरेक्ट 40 वॉल्यूम से। अब मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए, मैं उसको 20 वॉल्यूम से भी लिफ्ट कर रही होती हूँ, और ये वाकई में कर रही होती हूँ कि मैं 20 वॉल्यूम से भी लिफ्ट कर रही होती हूँ, ना कि डायरेक्ट कोई भी बालियाज या हाईलाइट्स का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप 40 वॉल्यूम से उसको डायरेक्ट लिफ्ट कर दें। पहले बालों को चेक करें कि क्या बालों में इतनी हेल्थ है कि उस पर हम 40 वॉल्यूम लगा सकें, तो फिर वो सबसे पहले तो उसका सिलेक्शन होता है डेवलपर का आपके, जो बहुत हार्श होता है। मैं आपसे एग्री करता हूं, और मैं भी इसी टेक्निक्स को ज़्यादा पसंद करूंगा, और लोगों को भी बताऊंगा कि जब हम हाई पोटेंसी इतनी मेडिसिन की दे दें कि उसके आगे फिर आप मेडिसिन दे ही नहीं सकते। अब 40 वॉल्यूम आप यूज कर लेते हो बाल, चलो बाल को इस काबिल भी है कि वो बर्दाश्त कर लेता है, अगर उससे भी आपका काम नहीं होता तो उससे आगे क्या करेंगे? अगर 40 वॉल्यूम मैं बात कर रहा हूँ ना, जो लोग 40 वॉल्यूम यूज करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो आखिरी स्टेज पे चले जाते हैं और आखिरी उनको पोटेंसीज दे देते हैं, आगे कोई मार्जिन ही नहीं रहता। तो हमेशा लो पोटेंसी से काम करना चाहिए, सेफ रहते हैं आप भी और आपका क्लाइंट्स भी। और ये कि जब हम डेवलपर का सिलेक्शन 40 वॉल्यूम का भी डायरेक्ट कर ले तो बाल फौरन हीटअप होकर बाल हमारा ब्रेक करना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली देखें, जब आप इतनी हाई पोटेंसी देंगे तो बाल पे, और आजकल तो बच्चियों के बाल जैसा कि बताया कलर ना भी किया वो, तो डाइट की वजह से बहुत ज्यादा उनके बालों के अंदर प्रोटीन कम होती है, और जब प्रोटीन कम होती है तो हम केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बाल तो फौरी तौर पे डैमेज की तरफ जाता है। और हमारे बालों में 85% केराटिन होती है यानी प्रोटीन, 14% मिनरल्स होते हैं, 1% मॉइस्चर होता है, और 1% मॉइस्चर ने बालों को होल्ड किया होता है। अगर हम डायरेक्ट जो है उसको 40 वॉल्यूम देके मॉइस्चर ही खत्म कर देंगे तो बाल हमारा ब्रेक कैसे नहीं होगा। नाज़रीन, कितनी नॉलेजेबल बातें आपको मिल रही हैं अनाया साहबा से। मैं तो डॉक्टर अनाया भी कहना चाहूँ तो कहूँगा हेयर की डॉक्टर हैं, क्योंकि वाहिद से पढ़ के आई हुई हैं और आपको नॉलेज शेयर कर रही हैं, नॉलेज से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोग जब बालों का तीनों चारों काम इकट्ठे कराना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पहले लोग कहते हैं जी हमें कलर भी लेना है, हमें लो लाइट भी लेना है या स्ट्रीक भी करना है, और उसके ऊपर हमने केराटिन या रिबॉन्डिंग भी करना, तो क्या सजेस्ट करती है नाज़रीन को? केराटिन और उसके हाईलाइट्स अगर करा रहे हैं, बालियाज कुछ भी करवा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी उसके साथ आप बुटॉक्स कराएं, या आप करवाना मौज जा रहे हैं। बुटॉक्स ये होता है कि थोड़ी स्ट्रेटनिंग कम होती है, जिनका स्ट्रेटनिंग पर्पस होता है वो केराटिन करा सकते हैं, लेकिन ये भी हेयर टू हेयर वेरी करता है। लेकिन नया लोग तो दिमागी तौर पे तैयार ही 100% सीधे बालों पे होते हैं, जो मर्जी कर लें, नाम वो केराटिन का ले रही होती है, दिमाग में उनके रिबॉन्डिंग चल रहा होता है कि मुझे स्ट्रेट लुक में लेके, ऐसा है। हम सैलून्स वालियों ने क्लाइंट का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं है, और उन्होंने केराटिन भी रिबॉन्डिंग कह के कर दी और रिबॉन्डिंग को भी केराटिन कह के कर दिया। अब हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो आके कहते हैं कि मैंने फलां जगह से केराटिन कराई, मेरी 1 ईयर चली। केराटिन अगर देखा जाए कि अगर आप स्टडी भी करें, गूगल भी करें, तो केराटिन मैक्सिमम 4 मंथ स्टे करती है बालों में, मैक्सिमम 4 मंथ, और वो भी अगर आप केयर करते हैं अच्छी, और वो 4 से 6 माह चल जाएगी ज्यादा। और ब्रेक होनी आपकी आफ्टर 4 मंथ स्टार्ट हो जाती है। उसकी लास्ट जो है ना, मतलब एंड लास्ट उसके 6 मंथ में वो बिल्कुल रिमूव हो जाती है। और केराटिन का बिल्कुल कंसर्न नहीं होता कि आपके रूट से निकलना शुरू हो जाती है, वो ऑल ओवर बालों से निकलना शुरू होती है। और उसके लिए आपको सल्फेट फ्री शैम्पू रिक्वायर्ड है कि वो आपने कंपल्सरी यूज़ करना है, हेयर कंडीशनर यूज़ करना है। हाँ, हमारे बहुत सी सैलून्स वालियाँ भी क्लाइंट का माइंड बना देती हैं, और हमारी वुमेंस भी क्या करती हैं, जब हेयर वॉश करती हैं, हेयर कंडीशनर को 20-30% बालों में छोड़ देती हैं।
तो लिहाजा ये काम बिल्कुल भी ना किया करें। हेयर कंडीशनर का काम, हेयर मास्क का काम वही है जो उसने 5 मिनट बालों में लगा दिया, उसके बाद उसका कोई रूल नहीं है बालों में, उसने मॉइस्चराइज कर दिया बालों को, तो खुदारा उसको 100% रिंस करें बालों में। अगर वो आपके बालों में रहेगा तो डस्ट आपके बालों में जाएगी, क्यूटिकल ओपन रहेगा आपके बालों का, हरगिज़ क्यूटिकल लॉक नहीं होगा बालों का। अगर आपके बालों में 1% भी हेयर मास्क या हेयर कंडीशनर रह गया तो उससे भी आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। बहुत खूबसूरत बात हो रही है जी, और नॉलेजेबल बात हो रही है। तो नॉलेज होता है, और वो प्रैक्टिकल से आता है, वो सीखने से आता है, वो इल्म से आता है, वो नॉलेज से आता है। तो हमारे पास नॉलेज जो है वो बहुत ब्यूटी का ही है ज़्यादा, और ये हमारे पास पेंटिंग का नॉलेज तो मेरे पास कम से कम नहीं है। तो अयाज खान साहब, आप बताएंगे कि आपने जितनी पेंटिंग की, कभी मुश्किल में भी फंस जाते हैं कि ये चीज़ बनाने में मुझे बहुत मुश्किल आ रही है? जी बिल्कुल ऐसा है। ये असल में माइंड पे होता है और मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ फंस जाता है, जैसे ये दरमियान में पड़ी हुई है पेंटिंग। यस, ये वाली। ओके। इस पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, एक एक चीज़ को एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ें मेरे सामने नहीं थी। ओके, यानी ये वाली चीजें बहुत मुश्किल थी। इसके अंदर जो आपने दो दिए हैं बहुत, हाँ, और इसके अंदर आपने एक चूल्हा और एक पूरा यानी कि गांव का, हाँ, यानी कि एक कमरा, गांव का जो कमरा है, हाँ, उसका दिखाया है, और बाहर का है। तो इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि एक एक चीज़ दिखानी थी कि ताकि एक पेंटिंग कितने अरसे में बना लेते हैं? ये मूड पे डिपेंड करता है। वैसे यानी अगर बीवी से लड़ाई ना हुई हो तो जल्दी बन जाती है, अगर बीवी से लड़ाई हो तो देर से, या बीवी से लड़ाई हो तो जल्दी बन जाती है? उनसे अलहदा हो जाती है तो फिर मूड बदलने के लिए पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। यानी लड़ाई के दिनों में ज्यादा अच्छी बन जाती है, या लड़ाई के दिनों में बुरी पेंटिंग बनती है? नहीं, बात दफा अच्छी भी बन जाती है, बात दफा। भाभी सुन रही होंगी, कोई मसला नहीं है, आप खुल के बात करें, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मुझे हाँ ठीक है वो तो क्या लड़ाई के दौरान ज्यादा अच्छी बनती है या सुलह के दौरान ज्यादा अच्छी बनती है? लड़ाई के दौरान क्योंकि डिस्टर्ब कोई नहीं करने वाला होता उस वक्त, यानी डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। लड़ाई कर लें, अगर आपने पेंटिंग करनी है तो बीवी से करें लड़ाई, और फिर आप करेंगे अच्छी पेंटिंग। ये तो मुझे यास खान तो यही बता रहे हैं कि बीवी से लड़ाई के बाद बहुत अच्छी पेंटिंग होती है। और आप ये पेंटिंग जो बनाते हैं, कितने मतलब के दिनों में एक पेंटिंग तैयार कर लेते हैं? वैसे अगर मुसलसल बनाया जाए तो इसमें लग जाता है, बाज़ पेंटिंग पे महीना भी लग जाता है, 1 माह लग जाता है। वैसे 10-15 दिन में भी बन जाती है, और महीने में भी बन जाती है। वर्क पे गए है, जितना वर्क होगा उतना फिर उसके ऊपर टाइम लगेगा। आप पेंटिंग के अलावा भी कुछ करते हैं कि सिर्फ पेंटिंग ही करते हैं? नहीं, पेंटिंग के अलावा बस म्यूजिक पसंद है। म्यूजिक पसंद है जी, और म्यूजिक पे काम करते हैं, वेरी गुड। लेकिन पेंटिंग आपकी बहुत मशहूर है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और मैंने जहाँ जहाँ भी सुना है आपका ये नाम बहुत ज्यादा है आपके इलाके में कि जी, और गिफ्ट भी बहुत अच्छे अच्छे लोग कहते हैं। आप सेल क्यों नहीं करते? लोग तो सेल करते हैं पेंटिंग करके, क्योंकि आप अमीर लोग होंगे, आप लैंडलॉर्ड होंगे, तो आप सेल नहीं करते होंगे, मेरा ख्याल है। पता क्या, ये सेल करना पता नहीं क्यों नहीं करता सेल। मैं इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि ये पता है कि मुझे इतनी प्यारी लगती है, मैं कहता हूँ कि यार मेरे से दूर ना हो जाए ये पेंटिंग, दूर ना हो जाए, यानी आप पास ही रखते हैं बनाना? हाँ, क्योंकि मैंने अपना जो मेरा गेस्ट रूम है उसमें मेरी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। गेस्ट रूम में सारी पेंटिंग लगी हुई? जी, नाइस। नाज़रीन, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि पेंटिंग जब मैं बनाता हूँ तो मैं फिर कहता हूँ मेरे से दूर ना चल जाए। ये पुराने और असल ख्यालात तो यही थे, क्योंकि जब से कमर्शलाइज हम हो चुके हैं, हर चीज़ से मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है, हर चीज़ से हमारा प्यार ख़त्म होता जा रहा है। और लेकिन ये भी एक प्यार की निशानी है, उनको अपने आर्ट से पसंद है, प्यार है। तो ये कितनी खूबसूरत बात की। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉरेंज कंपनी की तरफ से हमें स्पॉन्सर है ये प्रोग्राम, और ये लॉरेंज की 50 से 40 हज़ार वाली जो हमारी बहुत ही अच्छी डील है वो मिल रही है ओनली 30,000 में, जो चल रहा है स्क्रीन पे नंबर, इस पे कॉल करें और आप ऑर्डर कर सकते हैं। और 10,000 वाला FF का जो फेशियल सेट है प्रोफेशनली, वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री गिफ्ट हैम्पर में। तो अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, हमारी और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान से तशरीफ लाए, अपनी पेंटिंग्स बहुत अच्छी दिखाई। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में भी एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग हमें गिफ्ट करके जाएंगे, जो चेयरमैन साहब के हम ऑफिस में लगाएंगे। तो मिलते हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, और ब्रेक के बाद आएंगे अपने और गेस्ट के साथ। स्टे विद अस।